नमस्कार। आज की वीडियो में हम जो है गणितीय योग्यता तर्क एवं तर्क शक्ति का भाग 5 को देखेंगे। इससे पूर्व इसके 4 भाग आ चुके हैं और उनमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया गया था। इसमें भी जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे उनको। चलिए करते हैं पहले प्रश्न को। खाली स्थान क्वेश्चन मार्क के लिए उपयुक्त शब्द का चयन दिए हुए विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न में जो है सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आमने सामने वालों को देखना चाहिए कि कहीं उनका आपस में कोई रिलेशन तो नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो ज्यादातर प्रश्नों में इनमें क्या होता है कि घड़ी की दिशा में आपको चलना है। घड़ी की दिशा में मतलब इस तरफ चलते हुए देखना है। ज्यादातर प्रश्नों में इसी प्रकार से इसके उत्तर निकलते हैं। इसमें भी इसी से ही निकलेगा। तो अब अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो एम के बाद ओ आया तो बीच में एन नहीं आया, यानी कि एक छोड़ने के अगला आया है। फिर ओ के बाद पी क्यू नहीं है, आर है। आर के बाद एस नहीं है। फिर टी के बाद यू वी नहीं है। फिर डब्ल्यू आया। डब्ल्यू के बाद एक्स, यानी एक छोड़ेंगे। देखिए पहले एक छोड़ा, फिर यहाँ पे दो छोड़े, फिर यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दो, यानी कि यहाँ पे फिर एक को छोड़ के अगला आ जाएगा। तो डब्ल्यू एक्स वाई, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, वाई इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था, देख लेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, 6 फाइलें ए बी सी डी ई तथा एफ एक साथ रखी गई है। बी सी और ई नीले कवर की है। बस यहाँ से शुरू कर दें आप क्वेश्चन को। जैसे आपने लिख दिया बी सी और ई, बी सी ई नीले कवर की है, फटाफट से इसमें क्या लिख देंगे आप इसके आगे कि ये नीले कवर की है और अन्य लाल कवर की है। तो अन्य कौन कौन सी बची, बी सी और ई को हटा दीजिए, बचा ए डी और एफ। ए डी और एफ आपकी जो हो गई कैसे कवर की हो गई, ये हो गई आपके लाल कवर की हो गई है। डी और ई नई फाइलें हैं, आप इनको लिख लेंगे फटाफट से। ये भी नई है, डी और ई, ये भी क्या है, नई फाइलें हैं। और बाकी सब पुरानी, तो पुरानी लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी सकते हैं। बाकी पुरानी ए सी और डी कानून रिपोर्ट है। ए आपकी कानून रिपोर्ट है, ए सी और डी। सी भी आपकी कानून रिपोर्ट है और डी भी आपकी क्या है, कानून रिपोर्ट है। डी भी कैसी है, कानून रिपोर्ट है। और अन्य चिकित्सीय रिपोर्ट है। तो लाल कवर वाली नई कानून रिपोर्ट फाइल कौन सी है, तो देखिए लाल कवर वाली ये है, नई कौन सी है, डी है। डी कानून रिपोर्ट भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी कूट भाषा में 324 का अर्थ लाइट इज ब्राइट, 629 का अर्थ गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, 324 का लाइट इज ब्राइट, 629 में गर्ल इज ब्यूटीफुल। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, और लाइट इज ब्राइट एंड गर्ल इज ब्यूटीफुल में इज दोनों में है। इज यहाँ पे भी है, इज यहाँ पे भी, यानी कि इस के लिए तो हो गया आपका दो। अब आगे चलें। 5 7 4 8 का अर्थ है आई प्रेफर ब्राइट क्लोथ्स। तो अब पहले वाले में देखें आप, चार उसमें भी है, दूसरे में तो चार है नहीं, तो पहले वाले में चार है आपका, इसमें भी चार है, और ब्राइट इसमें भी है, ब्राइट इसमें भी है, और ब्राइट इस वाले में भी है। तो यानी चार के लिए क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार हो जाएगा। तो अब बचता क्या है यहाँ पे, लाइट। और यहाँ कौन सा अंक लाइट को प्रदर्शित करता है, तो लाइट को अब कौन सा बता, दो और चार तो आपके जो है हो गए। तो बचता है लाइट के लिए कौन सा, तीन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीन। ऐसे ही चेक करके इसमें देखा जाएगा कि कॉमन दोनों में कौन सा है या तीनों में कौन सा है, उसको पहले किनारे कर दिया जाएगा, फिर जो बचता है वो बचे का ही आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात प्राप्त कीजिए। आसान प्रश्न है, देखें इसको। तो पहले वाले में आप देखिए कि क्या रिलेशन है। तो आपको दिख रहा है कि 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। यही आप दूसरे में चेक करेंगे तो उसमें भी हो रही है बात, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। तो वही काम आप तीसरे वाले में भी कर देंगे। तो 15 पंजे 75 तो हमको मिल गया, लेकिन 15 दूनी नहीं मिला, तो वही होगा ये 15 दूनी 30। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए 10 भेड़ों को 3 सप्ताह तथा बी 15 भेड़ों को 4 सप्ताह एक खेत में चराता है। ₹60 किराए को वो कैसे विभाजित करेंगे, यानी कि अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो देखिए ए को अगर आप देखें तो आप उसका हिसाब लगाएंगे तो 3 सप्ताह
तक वो 10 भेड़ों को चराता है, यानी कि कुल उसमें जो हो गया उसका आ गया आपका 10 गुणा 3, यानी कि 30 यूनिट बन गई उसकी। वैसे बी वाले की देखेंगे हम तो कितनी बनती है, 15 का करता है वो, 4 सप्ताह तक करता है, तो इस हिसाब से इसकी कितनी यूनिट बनी, 60 यूनिट बनी। तो अब बस इसमें आपको क्या निकालना है, रेशियो ही तो निकालना है। तो ए का बी के साथ रेशियो यानी 30/60, 0 से 0 हटाओ, 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। अब अगर ये इसको पूछता कि ए कितने रुपए 60 में से देगा, बी कितने रुपए 60 में से देगा, तो तब हमको आगे क्या करना होगा, तो वो तो साफ वैसे दिख ही रहा है कि ए 20 देगा, बी जो है 40 देगा, क्योंकि 1:2 है। लेकिन इसको अगर हम सही तरीके से देखें कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों को हमको जोड़ना होता है। सबसे पहले तो 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। तो अब आप ए का हिस्सा अगर आप निकालेंगे तो 60 रुपए तो पूरा है, गुणा 1, पहला अनुपात 1 है, टोटल कितना है 3, कितनी बार 20, 20 एकम 20। वैसे ही अगर आप बी का देखेंगे तो 60 रुपए में से 2 है उसका अनुपात, लेकिन टोटल कितना है 3, 20, 20 दूनी 40। तो अगर प्रश्नों में जो है अलग अलग किराया पूछा होता है कि कौन कितना देगा, तो 20 रुपए और 40 रुपए देंगे, और अनुपात में पूछा होता तो 1:2 इसका सही आंसर आएगा। यहीं पे देख के ही पता चल गया हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। ए बी से 3 गुना तेज काम करता है, जबकि ए और बी सी से 4 गुना तेज काम करते हैं। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं, तो अपनी कमाई किस अनुपात में उनको बांटनी चाहिए, जो भी उनकी कमाई होगी किस अनुपात में उनको बांटना है। सबसे पहले ए बी से 3 गुना तेज काम करता है, तो हम अगर एक्स या कुछ भी मानेंगे तो बी को मानेंगे, उसका 3 गुना ए के लिए हम करेंगे। तो मान लिया बी जो है, बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता आप मान लें कितनी है, 1 है। तो ए की कितनी हो जाएगी, इससे 3 गुना ज्यादा काम करता है, तो इसकी हो जाएगी 3। अब ए और बी मिलकर सी से 4 गुना तेज काम करते हैं, तो ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी मिलकर सी से 4 गुना तेज काम करते हैं, यानी 4 सी के बराबर। तो ए प्लस बी अगर यहाँ पे इनको मिला दें इनकी कार्य क्षमता, तो वो भी कितने के बराबर आती है, 4 के। तो ये हो जाएगा 4 सी, ये इसके डिवाइड में आ गया, तो सी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो सी की कार्य क्षमता भी कितनी है, 1 है। तो अब इनका अनुपात निकाल लीजिए, उसी में इनकी कमाई भी बढ़ जाएगी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर हम निकालेंगे, तो ए का कितना है 3, बी का कितना है 1, और इसका भी कितना है सी का 1। तो 3:1:1 इसका आंसर आएगा। तो बी की कार्य क्षमता हमको पहले माननी पड़ेगी, 1 मान ली, एक्स मान लिया। आप कुछ भी करेंगे तो उसने कटना ही है एक्स ने भी, तब भी आंसर उसका कितना आना है, 3:1:1 ही आना है। चलिए नेक्स्ट। 324 * 2 = 9, 444 * 3 = 13, तो 995 * 5 बराबर क्या होगा। तो जब आप इसको करेंगे तो अपने अपने तरीकों से करेंगे। तो अब यहाँ पे तो मैंने आपको सीधा बताया कि इसको करना कैसे है। तो आप 2 से जरा इसको डिवाइड करके देखिए 324 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 162। अब आप इन 162 के तीनों अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 + 6 + 2, 6 और 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो ये आ गया 9। अब 3 से आप 444 को भाग देंगे, 3 से आप कितने को देंगे, 444 को। फटाफट 3 एकम 3, 1, 3 चौको 12, 2, 3 अठे 24। तो कितना हो गया आपका, 1 + 4 + 8, यानी कितना आ गया 13। देखो सही हो गया, यहाँ पे भी 13 हो गया। अब 995 का भी इसी तरीके से कर लेंगे, तो 5 का भाग जो है आप कितने में देंगे, 995 देंगे जल्दी जल्दी। तो 5 एकम 5 कितना आ गया 4, 9 आ गया, 5 9 कितना हो गया 45, फिर कितना आ गया 4, हो गया 5 9 45। तो ये हो गया 1 + 9 + 9, तो 9 और 9 18 और 1, 9 और 9 18 और 1 19। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 19। कई तरीके होते हैं जो सेट हो जाए, तो मतलब एक तरीका आपको ये भी पता चल गया है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है इसमें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये बताना है हमको। देखेंगे हम तो कहीं ना कहीं हमें देख के पता चल ही रहा है कि यार साथ के पहाड़े में ही आ भी रहे हैं, आपस में भी ये पहाड़े में आ ही रहे हैं। तो हम जब इसको ढंग से देखेंगे, सब तरीके से करके देखेंगे, इधर उधर घुमा घुमा के, तो हमको थोड़ा ये पता चल रहा है कि 7 की गुणा जब ये कितनी बार भाग होगा, 7 से 28 4 बार, 14 से 56 कितनी बार भाग होगा, 4 बार। अब इस 4 को और इस 4 को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक हो गया। अब इसमें भी वही काम करके देखें, 18 तिया कितने होते हैं, 3 बार भाग हो गया,
ये कितनी बार भाग हो गया, 13×5 = 65, 5 बार भाग हो गया, 5 और 3 को आप जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा आपका 8। तो वही काम आप जो है लास्ट वाले में भी कर दें। तो 8 का 32 में भाग 4 बार, 12 का 84 में भाग 7 बार, तो 7 और 4 आपका जोड़ के कितना हो जाएगा, 7 + 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक भिन्न का अंश और हर क्रमशः 25% और 15% बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न 8/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या थी। तो मूल भिन्न हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि मूल भिन्न अगर है तो हमको अंश और दोनों मानने पड़ेंगे, x/y हम मानेंगे। कोई ट्रिक नहीं होती ऐसे प्रश्नों की, उनको ऐसे ही हल करना पड़ेगा जो इनका मेथड होता है। अब आपको देखेंगे इसमें कि x को 25% बढ़ा दिया, तो x को 25% बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा इसका अपॉन, देखो 25% बढ़ा दिया है ना, तो जो 25% x का निकलेगा वो x में जुड़ेगा भी, तभी तो पता चलेगा कि जुड़ के कितने बढ़ चुका है वो। वैसे ही y का भी होगा, प्लस y का कितना 15% बढ़ा दिया, ये हो गया। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर ये होगा 25x, तो एलसीएम ले लेंगे 100, तो 100 की x से गुणा होगी 100x, 100x में 25x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125x, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ठीक, तो और अपॉन में ये इसमें भी वही काम होगा, इसके अपॉन में भी एलसीएम कितना आ जाएगा 100, 100 एकम 100, 100 में 115 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115 वाई हो जाएगा। 100 से हो गया 100 डिवाइड, जो नई भिन्न हमारी बन के आई थी वो आई थी 8/5। अब आपको पता चल रहा है कि ये बचा हुआ 125x और नीचे बच रखा है आपका 115y बराबर कितना हो रहा है 8/5। तो x/y की वैल्यू आपको निकालनी है, नहीं मूल भिन्न निकालनी है, तो ये गया इधर गुणा में, ये आया इधर भाग में वज्र गुणा के माध्यम से। तो x/y बराबर क्या है 8 गुणा 115 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणा 125। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 5 दूनी 10 और ये हो गया आपका 5 तियां 15, 23 अठे 8 तियां 24, यानी कि 184। तो ये हो जाएगा आपका 184 और अपॉन में कितना रहेगा 125, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आपको करना क्या है इस प्रश्न में, पहले आप इसको साइड में भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी। x का 25% कितना हो जाएगा, वैसे तो 25% 1/4 भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको सीधा ही कर दिया ताकि 100 से 100 ये वाले 100 आपस में क्या हो जाए डिवाइड हो जाए आसानी से, जो हमने यहाँ पे करें उससे हमारा ये आसान हो गया। फिर हमने x/y का मान आसानी से ज्ञात कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित श्रृंखला में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है कि x पे क्या आएगा, तो आप फिर सोचेंगे कि 9 और 1 10 है, 10 में फिर 12 जोड़ा, फिर इस तरीके से जोड़ा। तो इस तरीके से सोच सोच के जो है आपको एक तरीका ये भी मिल जाएगा अपने आप ही, जब आप करेंगे इसको सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि हम इसको अगर ढंग से देखें तो 9 और 10 में ये हो रहा है कि 9 एकम 9 में 1 जोड़ दो, 9 एकम 9 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक, उसी तरीके से 10 और 22 के बीच में देखेंगे तो 10 की गुणा 2 में कर देंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी कि 1 की गुणा करी 1 जोड़ा, 10 में 2 की गुणा करी 2 जोड़ा। इसी तरीके से 22 में 69 के लिए करेंगे तो 3 की गुणा करेंगे, 22 तियां 66, उसमें कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे 69 में कितने की गुणा करेंगे 4 की गुणा करेंगे और उसमें क्या कर देंगे हम 4 जोड़ देंगे, वही हमारा क्या बनेगा इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, तो अब कर लेंगे आप फटाफट से 69 में 4 की गुणा करें, 69 3 4 24 और 3 276, 276 में आप कितना जोड़ दोगे 4 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 280। तो यानी कि 1 की गुणा करी 1 जोड़ा, 2 की गुणा करी 2 जोड़ा, 3 की गुणा करी 3 जोड़ा, यानी कि अब नेक्स्ट में क्या आएगा 4 की गुणा करके 4 जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 280। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें गलत संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो देखें गलत संख्या हमको ज्ञात करनी है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, कोशिश करते हैं इसको करने की। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो तब आप करेंगे अपने हिसाब से, तो मेथड के हिसाब से हम देखें तो अगर हम इसको देखें तो हमको ये पता चल रहा है कि 10 की जब हम 26 के साथ रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में अंतर बहुत बड़ा बड़ा है, 10 है 26 है फिर सीधा 74 आ रहा है, फिर सीधा 218 आ रहा है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं गुणा ही हो रही है, जोड़ से तो इसने होना नहीं है। तो 10 तियां कितना हो जाएगा 30, उसमें से आप कितने को घटा दो 4 को, 10 तियां 30 में से 4 गया 26 हो जाएगा। और 26 गुणा जब आप ये करेंगे क्या कहते हैं इसको 74, नहीं 26 और 74 में निकालेंगे तो 26 तियां कितना हो जाएगा 26 तियां होता है आपका 78 गुणा 3 - 4, 26 तियां 78, 78 में से 4 गया आपका कितना आ गया 74 आ गया।
अब आप 74 × 3 करेंगे, 74 × 3 आपका हो जाएगा 222। 222 में से फिर आपने फिर 4 घटा दी तो कितना आ जाएगा 218। गुणा करी थी कितने की, 3 की, और घटा दिया था 4 को। अब जब आप 218 से 654 का रिलेशन देखेंगे तो 218 से 654 का देखेंगे तो 200 3 600 यानी गुणा 3 की और 18 3 54 यानी 3 की गुणा करी तो 218 3 ही 654 आ गया है। यहाँ पे 4 नहीं घटाया गया है, सीधा 218 दिया 654 हो गया, यानी कि यही इसमें क्या होगा, गलत होगा। जबकि यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए था 654 में से अभी कितना घटना चाहिए था, 4 और घटना चाहिए था, तब आना चाहिए था हमारा 650। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो गलत संख्या हमको बतानी है वही हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए 654 ही होगा। तो क्या करा है इसमें, 3 की गुणा करी 4 घटाया, फिर अगले में 3 की गुणा करी 4 घटाया, अगले 3 की गुणा करी 4 घटाया। लेकिन जब 218 से 654 को हमने देखा तो वहां पे उन्होंने 4 नहीं घटाया, 654 ही रहने दिया, तो ये 654 ही गलत है। जबकि इसकी जगह 654 की जगह कितना होना चाहिए था, 650। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। 5 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 बच्चों के एक समूह में से एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे को कितने ढंग से चुना जा सकता है। तो देखिए ये जो है एक गणित का प्रश्न है, और गणित का प्रश्न है क्रमचय संचय का। किसका है, क्रमचय संचय का प्रश्न है ये। कक्षा 12 में जो गणित है उसके हिसाब से प्रश्न है। हालांकि प्रश्न जो आपको बताएंगे तो कोई बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं, आसान है। तो 5 में से अगर एक को छांटना है तो 5C1 लिखते हैं इसको, फिर इसमें गुणा करेंगे। 6 में से भी हमको एक छांटना है, 6C1, और 8 में से भी एक छांटना है तो 8C1। तो ये कॉम्बिनेशन है, सी का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इस सी का इस्तेमाल कब किया जाता है, यानी कि एनसीआर ये मेन फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, कब प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तुओं के समूह में से कुछ वस्तु चुननी हो और क्रम का ध्यान ना रखा जाए, तब इसका सी का प्रयोग कर रखा जाए, तब हम इसका सी का प्रयोग करते हैं। नहीं तो हम किसका करते हैं, पी का करते हैं। जब क्रम का ध्यान रखते हैं तो एनपीआर होता है, परम्यूटेशन कहते हैं उसको, क्रमचय को कॉम्बिनेशन कहते हैं सी को। तो अब इसको हल कैसे करेंगे, अब इसका मतलब क्या है सी का, तो कुछ नहीं है इसमें। 5C1 का मतलब जो होता है 5 ही होता है, 6C1 का मतलब 6 ही होता है, 8C1 का मतलब 8 ही होता है, 5 के 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 240। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा इसमें, डी इसका सही आंसर होगा। लेकिन अब आप ये जो सी का मतलब समझे तो इसका मतलब क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब ये फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल कुछ नहीं है इसमें विशेष। फैक्टोरियल का मतलब ये कि जैसे अगर आपको फैक्टोरियल 5 है अपॉन फैक्टोरियल 1 है, और जैसे हम 5C1 के लिए निकाल रहे हैं, 5C1 के लिए कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 5 होती है फैक्टोरियल 5 माइनस आर का मतलब कितना हुआ यहाँ पे 1, ये हो गया। तो ऊपर आया आपका फैक्टोरियल 5, ये फैक्टोरियल 1, और ये आ गया फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 की गुणा लास्ट तक करनी है, नीचे तक पूरा लाना है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। फैक्टोरियल 4 की कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये सारे के सारे भाग हो गए, इससे तो बचा कितना 5। तो इसलिए 5C1 का मतलब क्या है आपका 5 आया, 6C1 का मतलब 6 आया, और 8C1 का मतलब 8 आया, और उनकी गुणा करके कितना है 240। तो एनसीआर का ये फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल का मतलब क्या, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल अगर आप निकालेंगे 10 का निकालेंगे तो 10 से 1 तक सारे गुणा में लिख देंगे, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 करके 1 तक, उसी का वही क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 240। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। किसी कक्षा में कुछ बेंचें हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 3 बेंचें खाली रह जाती हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 3 छात्र खड़े रह जाते हैं। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, दो कंडीशन है यहाँ पे, पहली कंडीशन ये वाली है, दूसरी कंडीशन ये वाली है। अब हम पहली कंडीशन के बारे में देखेंगे, लेकिन जल्दी से हमको क्या करना पड़ेगा, बेंचों की संख्या माननी पड़ेगी, बेंचों की संख्या लेनी पड़ेगी हमको, कितनी लेनी पड़ेगी, एक्स। तो एक्स बेंच है,
अगर प्रत्येक में 4 बच्चे बैठते तो 3 बेंच खाली रहती है, यानी कि बैठते कितने पे हैं, एक्स में से आप कितने को घटा दो, 3 को घटा दो, एक्स में से कितने को घटा दो, 3 को घटा दो, 3 खाली रह जाती है, यानी कि इनमें बच्चे नहीं बैठे हैं, तो बैठे कितने पे हैं, एक्स माइनस 3 पे। एक्स माइनस बेंच बुक है बच्चों के बैठने के लिए, और प्रत्येक बेंच पे कितने बैठते हैं, 4, तो टोटल बच्चे कितने हुए, 4 से इसकी क्या कर दो आप, गुणा कर दो, तो इतने तो कुल बच्चे हो गए। एक्स माइनस 3 बेंचों पे बैठते हैं, हर बेंच पे 4 बैठते हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, कुल बच्चे हो गए हमारे 4x-3। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब फटाफट सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। यदि प्रत्येक बेंच पे 3 छात्र बैठते हैं, सेकंड कंडीशन को सेकंड के हिसाब से देखेंगे, अलग से देखेंगे। यदि प्रत्येक बेंच पे 3 छात्र बैठते हैं, तो एक्स बेंच है, 3 छात्र बैठते हैं, तो कुल बच्चे कितने हो गए, 3x हो गए। तो 3 छात्र खड़े भी रह जाते हैं, तो 3 छात्र जो खड़े भी रह जाते हैं तो वो छात्र ही छात्रों की संख्या में ही आएंगे, तो यानी कि 3 छात्र अभी और है, तो ये भी हमारे कुल क्या है, कुल छात्र ही है, ये भी क्या है, कुल छात्र ही है। अब देखो ये भी कुल छात्र हैं, ये भी कुल छात्र हैं, दोनों ही कुल छात्र हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर कर दो इनको। तो 4 की जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4x-12 बराबर, आपस में बराबर कर देंगे, 3x+3, 3x इधर कर दो, 12 इधर कर दो, 4x में से 3x घटेगा तो x आ जाएगा, और ये 12 उधर जाके 3 में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब इन्होंने छात्रों की संख्या पूछी है, यानी कुल छात्र पूछे हैं, तो x की वैल्यू आप चाहे इसमें रख दो, x की वैल्यू चाहे आप इसमें रख दो, दोनों से उत्तर वही आ जाएगा, कुल छात्र आपके आ जाएगा। अगर आप ऊपर वाले में रखते हैं तो 4 गुणा 15-3 कितना हो, 12, 12 में 4 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 48। अगर आप इसमें रखते हैं तो 15 गुणा 3 प्लस 3, 15×3=45 में 3 जोड़ दिया, तब भी कितना आ जाएगा, 48, यानी कि कुल छात्र कितने हैं कक्षा में, 48 है। तो यहाँ पे x मानना ही पड़ेगा, बेंचों की संख्या, छात्रों की संख्या निकाल लेंगे बेंचों के बैठने के हिसाब से, और उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि छात्रों की ही बात कर रहे हैं, तो छात्र छात्र आपस में बराबर हो गए। वहां से x की वैल्यू फाइंड करिए, x की वैल्यू निकालने के बाद कहीं भी रख दिया, आपको जो है कुल छात्र मिल गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए चित्र में 500 छात्रों में से 3 विषयों की विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दिखाई गई है, रसायन शास्त्र की, भौतिक शास्त्र की, गणित की। अब उन्होंने बोला गणित में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए पहले गणित में विशिष्टता प्राप्त करने वाले छात्र पता तो कर लो क्या होगा उसमें। वो है गणित में एक तो 50, एक हो गए आपको 13, ये भी गणित वाले भी हैं, भले 2 विषय वाले लेकिन गणित वाले भी हैं, ये 15 भी हो गया, और 3 विषयों वाला जो 11 है वो भी गणित वाला होगा। तो आप इन सबको जोड़ देंगे, 11 को, 13 को, 15 को और 50 को। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 89। कितना आ जाएगा, तो गणित में विशिष्टता प्राप्त करने वाले कितने हैं, 89 छात्र हैं। अब 500 में से इसका परसेंटेज निकाल लो। आप 500 में से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप इसमें 100 की गुणा कर दो, 89 100 और भाग कर दो कितने से, 500 से, 0 से 0 हटाओ, 0 से 0 हटाओ, 5 से 89 को भाग करेंगे तो 17×5 = 85, यानी 17 दशमलव कुछ आएगा, इसमें नहीं, इसमें 17.8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो गणित के बारे में बात करी थी, तीनों विषयों के बारे में बात नहीं करी थी, जो जो गणित पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे, और उन सबका जोड़ ही हमारा क्या आया, 89। तो आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, 17.8। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। मुर्गा है, सांप है, मगरमच्छ है, हंस है। तो इनमें भिन्न क्या है, अगर आप देखेंगे तो एक झटके में आप समझ भी जाएंगे। भाई सांप है, पानी में रहता है, मगरमच्छ है, पानी में रहता है, हंस है, पानी में रहता है, मुर्गा पानी में नहीं रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न यही है, मुर्गा जो जमीन पे ही रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुर्गा। चलिए अगले प्रश्न। श्रेणी दे रखी है 357, 363, 369 का 9वां पद क्या होगा। देखिए एक इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गुणोत्तर श्रेणी का एक सवाल करवाया था, वो भी परीक्षा में आया हुआ है, ये भी परीक्षा में ही आया हुआ है। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या था, भाग देके हम पता करते थे सार्वंतर को, समान, ये है समांतर श्रेणी, इसमें घटा के देखा जाता है, दूसरे से पहले को घटा के देखा जाता है, तीसरे से दूसरे को घटा के देखा जाता है, इनके बीच में अंतर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ऐसी श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जो समांतर श्रेणी होती है, इसके लिए जो हमें nवां पद अगर हमें ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा डी। अब an हमको निकालना है, यानी 9वां पद क्या होगा हम निकालेंगे। ए क्या होता है, ए हमेशा श्रेणी का पहला पद होता है, चाहे वो गुणोत्तर श्रेणी हो चाहे वो समांतर श्रेणी हो। ए हो जाएगा आपका
57 प्लस एन, एन यानी 9वां पद निकालना है, 9 माइनस 1 गुणा डी, घटा के देख ले इसमें से, 7 और 6 13 यानी गुणा में कितना आ जाएगा 6, 6 का फर्क है। आप इससे इसको भी घटा के देख लेंगे तब भी 6 आएगा, तो इनके बीच में अंतर जो है समान आएगा। समांतर श्रेणी का मतलब ही, ईपी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, समांतर श्रेणी का मतलब ही क्या है कि जिनके बीच में अंतर क्या हो, अंतर समान हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपको उठा के रखना है और इसका आंसर निकल जाएगा। ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब उनके बीच का अंतर, एन जो पद पूछा गया है, ए एन जो निकल के आएगा। तो 357 आपको यहाँ पे हो गया, प्लस 9 में से 1 गया 8, 8 से कितना हो गया 48, 8 और 7 15, जिसके लास्ट में आपको 5 होगा, वही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जोड़ के देख लेंगे इसको। चलिए, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब 4 सबसे नीचे है तो शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी। देखिए, जब इस टाइप का पासे का जो सवाल होगा, आप एक चीज इसमें नोट करना है, इसमें कई तरीके के मेथड है करने के लिए, लेकिन जब इस तरीके का सवाल आपके सामने आएगा कि जिसमें जो है एक ही स्थिति में एक ही जैसे नंबर रखे हुए, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो तब क्या होता है कि जब एक ही जैसे नंबर हो, जब एक ही स्थिति में दोनों पासों में एक ही नंबर हो, एक ही नंबर हो, तो क्या होता है, जो बचे हुए जो आपको दिख रहे हैं ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो बचे हुए जो दिखाई देते हैं वे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो यानी कि 3 के विपरीत क्या होगा 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 के विपरीत उसी कंडीशन में जो है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक तो यहाँ मिल ही गया हमको, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो बचता क्या है 4। तो 4 अगर सबसे नीचे है तो शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी, अगर 4 इसमें सबसे नीचे आ गया तो शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी, एक ही सबसे ऊपर जो है शीर्ष पे होगी। यहाँ पे देखने से मत समझना कि एक दिख ही रहा शीर्ष पे, पासों को इधर उधर घुमा के भी कहा जा सकता है। तो शीर्ष पे कौन सी संख्या निकलेगी इसकी, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, क्योंकि 4 है और 4 सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। बाकियों की स्थिति तो इन्होंने दिखाई रखी है अगल बगल वाली, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको याद रखना है आपको, जब एक ही स्थिति में दो पासों में कोई आपको दिखाई दे तो उनको जब बगल वाले और भी दिखाई दे तो वो भी आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, तब जो बचेगा उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी परिवार में पिता ने केक का 1/4वां भाग खा लिया और बचे हुए भाग को परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बराबर बराबर बांट दिया। भाई 1/4 तो उसने खा दिया, अब बाकी जो बचा, बाकी जितने सदस्य थे वहां उन सबको जो है बराबर बराबर बांट दिया। पिता ने पाया कि उसके पास प्रत्येक अन्य सदस्य की तुलना में 3 गुना अधिक है, तो परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो पिता ने कितना खाया, पिता ने खाया कितना 1/4 हिस्सा खा दिया, बचा कितना एक केक पूरा था, वो कितना था, केक है आपके पास 1/4 उसने खा दिया, तो बचा कितना 1 माइनस 1/4, पिता का खाया हुआ जो है उसको माइनस कर दो, 4 एकम 4 में से 1 कितना बचा 3/4 बच चुका है। अब मान लिया जाए कि जो जिनको बराबर बराबर बांटा है वो है x लोग, क्या है x लोग बचे हैं अभी परिवार में। अब इनको बराबर बराबर बांटना है इस 3/4 में से, तो बराबर बांटने के लिए क्या करते हैं हम, बराबर बांटने के लिए भाग करेंगे, क्या करेंगे भाग करेंगे x लोग, तो 3/4 को बांटना है x में, तो x से हम इसको क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा बराबर बराबर कितना हो गया। तो अब क्या हो जाएगा इसका 3/4x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया। जब पहले से ऊपर भिन्न हो और किसी से भाग दें तो उसके साथ गुणा में आ जाता है, 4x हो जाएगा। अब प्रश्न के हिसाब से चले, पिता ने पाया कि प्रत्येक अन्य सदस्य की तुलना में उसके पास 3 गुना है, तो पिता के पास है कितना 1/4, वो कितने के बराबर होगा, प्रत्येक सदस्य ने कितना पाया 3/4x, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, हर सदस्य का 3 गुना इसके पास, यानी 1/4 जो है हर सदस्य के 3 गुने के बराबर है। अब इससे आगे इसको क्या करेंगे, 4 से 4 तो आपका भाग हो गया, x इधर आ गया आपका गुणा में, x एकम x बराबर ये हो गया 3 तियां
9, यानी कि वो सदस्य कितने जिनको बराबर बराबर बांटा गया, वो है 9। लेकिन इसने पूछा क्या है कि परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये तो वो सदस्य हैं जिनमें बराबर बटा है, लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे, 9 ये लोग हो गए प्लस एक पिता भी तो है, यानी कि कुल कितने हो जाएंगे, 10 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, आते ही रहते हैं। अनुक्रम लिख रखा है, पर विचार कीजिए कि एक निश्चित प्रतिरूप का अनुसरण करती है, इनमें से कौन सा एक अनुक्रम का पूरा करता है। देखिए ऐसे प्रश्न में आपको करते हुए जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा समझ के करना है। पहले इनको गिन लेना चाहिए हमको, ये कितने, देखो 1 2 2 एक खाली, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। अब आपको 18 का क्या करना है, बराबर भागों में बांटना है। अब आप तो या तो 3 3 के 6 बना लो, या 6 6 के 3 बना लो। तो 3 3 के अगर आप 6 बनाओगे तो वो सही रहेगा, 6 6 के 3 बनाना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जो सही लगे, मतलब 3 3 के 6 बनाने चाहिए हमको। तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया खाली वाला, एक ये हो गया बी वाला, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे एक लाइन खींच दो, ये 3 हो गए। फिर बी ए, और ये वाला भी आ गया, उसमें खाली वाला एक ही लाइन हो गई, ये तो 3 का बना हुआ ही है। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचिए, फिर खाली ये और ये 3 हो गए, फिर ये हो गया, फिर ये खाली ये और ये 3 हो गए, फिर आप यहाँ पे एक लाइन खींचिए, खाली ये 3 हो गए। अब आप इसमें अगर देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, सी है, ए इसमें और अगर पड़ जाए तो ठीक हो जाएगा, सी ए भी हो जाएगा। बी ए इसमें क्या पड़ जाए, सी बन जाए तो भी सेट बन जाएगा, तो ये सी ए भी हो गया, तीनों मतलब अलग अलग। यहाँ पे क्या पड़ जाए, अगर बी पड़ जाए, यहाँ पे क्या पड़ जाए, अगर सी पड़ जाए, यहाँ पे क्या पड़ जाए, अगर बी पड़ जाए, तो आप इसे लगा लें साहब। क्या क्या बचा, ए आया, सी आया, बी आया, सी आया, बी आया, ए सी बी सी बी, ए सी, ए सी बी सी बी, इसका सही आंसर होगा। तो इस सवाल में आपको यही करना होगा कि आपको इसको जो है पहले गिन लेना है और बराबर भागों में उसको तोड़ देना है, तब आपको अनुक्रम चेक करना है, तब करना है अनुक्रम चेक कि किस कंडीशन में चल रहे हैं। अनुक्रम चेक करना है कि क्या सही बैठ रहा है, बैठ रहा। तो इसमें यही सही बैठ रहा था कि तीनों आ गए, इसमें सी भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, बी ए सी ए बी, बी ए सी ए बी और बी ए सी। यही इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इनसे जो है ये अनुक्रम पूर्ण हो जाएगा। तो ये यहीं पे हमारा चेक हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पार्टी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। 1 घंटे बाद 5 लड़के पार्टी से चले गए और 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो गई। अब पार्टी में दोनों की संख्या बराबर होगी। 1 घंटा पहले पार्टी में कितने व्यक्ति थे, शुरुआत में पूछा उन्होंने। तो देखिए एक पार्टी में लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से आधी है, तो लड़कों की संख्या को आप फटाफट से क्या मानेंगे, लड़के मान लेंगे आप कितने, एक्स, कितने हो जाएंगे एक्स। तो लड़की कितनी हो जाएंगी, एक्स बटे 2 हो जाएंगी, आधी है, क्योंकि 1 घंटे बाद 5 लड़के पार्टी से चले गए, 5 लड़के पार्टी से चले गए, 5 कम कर दो, माइनस कर दो, और 3 लड़कियां शामिल हो गई, तो 3 लड़कियां शामिल भी कर दो। एक्स बटे 2 है लड़कियां, उसमें कितना और जोड़ दो, 3 और जोड़ दो। अब पार्टी में दोनों की संख्या बराबर हो गई, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने हैं वहां पे। अब देखें यहाँ पे एक्स वाला इधर कर दो, 5 वाला इधर कर दो, संख्या उधर कर दो, तो एक्स माइनस एक्स बटे 2 बराबर 5 उधर जाके प्लस हो गया, तो 5 और 3 कितने हो गया 8, 2 एक्स से कम 2 एक्स में से एक एक्स गया, तो एक्स बटे 2 बराबर कितना हो गया 8, ये गया गुणा में, तो एक्स बराबर कितना हो गया 16। 16 हो गया यहाँ पे, तो एक्स का मान कितना आ गया 16, यानी 16 तो हो गए लड़के, और लड़कियां कितनी हो गई 16 बटे 2, यानी कितने हो गए 8 हो गए, तो 16 और 8 मिला के कितने हो गए 24, तो 24 लोग थे उसमें शुरुआत में, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाई ये लास्ट प्रश्न है, यही इसका जो है वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसमें कुल 20 प्रश्नों को हमने हल किया है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं, वहीं से मैंने उठाए हुए हैं कि 1 या 2 बार कोई यूपी में पूछा गया है, कोई एसएससी में पूछा गया है, कोई बिहार पीसीएस में पूछा गया है, तो इन जगहों से जो है इन प्रश्नों को लाया गया है, और जो है सभी अलग तरीके के प्रश्न इनको देखेंगे, करेंगे, और जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। रीजनिंग में आप जितना ज्यादा जो है बार बार इनको हल करते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप इसमें समझते रहेंगे, और इनको करते रहिए, और पुरानी वीडियो को आप देख लेना, उनमें भी इसी प्रकार के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद, नमस्कार।